नमस्कार फ्रेंड्स। आज के जेडब्ल्यू और नीट के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो आपके डाउट्स है उसका डिस्कशन करेंगे और उसके अंदर भी जो भी कुछ नया सीखने जैसा है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बेसिकली जो हमारे मेथड है वो यही है, जो लोग होमवर्क को करते हैं, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उसमें अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं, और वैसे ही डेफिनेटली अगर वो इजी होते तो डाउट्स ही नहीं होते, और डाउट है मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो नया है और सीखने जैसा है, तो हम उसी के ऊपर फोकस करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन जो है वहाँ इलेक्ट्रोसिटी के पोर्शन को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आपकी जो लास्ट टाइम के डाउट थे उसमें से सबसे पहला अगर मैं 71 नंबर का क्वेश्चन उठाता हूँ तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए। वो पढ़ने के बाद एक दो बातों का छोटा छोटा क्लैरिटी होना चाहिए। नंबर एक, 2a डिस्टेंस दिया है पर वो यहाँ पे डाइपोल जैसा नहीं है, ताकि यहाँ पे दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। नंबर एक। नंबर दो, हल्का सा फिगर फॉर्म करने से अपना आइडिया थोड़ा और क्लियर हो सकता है। क्वेश्चन के अंदर इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ पूछा हुआ है, अगर मैं उसको x डिस्टेंस में थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ तो वो क्या करेगा, क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन देता है या नहीं देता है, वो देखने के लिए आपको उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, ताकि SHM का अपना कॉन्सेप्ट था F प्रोपोर्शनल टू x विथ माइनस साइन, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा हमने समझा था। अब ध्यान से सुनिए, इसको अगर मैं कहता हूँ 1 नंबर, इसको मैं कहता हूँ 2 नंबर और इसको मैं कहता हूँ 3 नंबर। 2 के ऊपर 1 की वजह से कैसा फोर्स लगेगा और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, आपको आपके फिगर के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। 2 के ऊपर 1 की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? यस, एनीवन? आई रिपीट, 2 पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव की वजह से कैसा फोर्स लग सकता है, अगर थोड़ा सा आइडिया लगाओ। रिपल्सिव रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब 2 के ऊपर 3 की वजह से कैसा फोर्स लगेगा? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो फिर से 2 के ऊपर 3 की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि उसके ऊपर भी रिपल्सिव फोर्स लगा। अच्छा, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा या किसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, F21 या F23? कौन सा फोर्स बड़ा होगा, कौन सा फोर्स छोटा होगा? इक्वल होंगे, सेम होगा सर। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों जिस डिस्टेंस पे है वो भी सेम है। तो उसका मतलब ये कि अगर ये चार्ज यहाँ से थोड़ा हल्का सा डिस्प्लेस करेगा तो ये चार्ज उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा कि भाई तू इधर नहीं चाहिए अपने को, तो पीछे हट। ओके, ये तो रिपेल कर ही रहा था तो वो इधर जा सकता था, पर ये क्या करेगा, तो फिर उसको हटाएगा कि भाई तू इधर नहीं चाहिए अपने को, तो पीछे हट। सेम वे, वो यहाँ से इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवाता तो ये इसकी वजह से तो रिपल कर ही रहा था, उसके ऊपर तो रिपल्सिव फोर्स लग ही रहा था, पर इसका रिपल्सिव फोर्स उसके ऊपर फिर से काम करेगा और वो क्या ट्राई करेगा, तो उसको वापस अपनी पोजीशन में लाकर खड़ा करे। मतलब मिडल वाले चार्ज को थोड़ा लेफ्ट रखो आप तो कहाँ आएगा, तो क्या राइट आएगा। थोड़ा राइट पे खिसकाओ तो कहाँ जाएगा, तो कि वो लेफ्ट पे आएगा। मतलब क्या आप ऐसा कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इस साइड दिया तो फोर्स इस साइड लगा, फोर्स इस साइड दिया तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड हुआ। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि दैट विल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी जब मिडल पे है तो इक्विलिब्रियम में है, ऑपोजिट डायरेक्शन के दो फोर्सेस लग रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। उसी पॉइंट से थोड़ा डिस्प्लेस करवाओ वापस आ जाए, इधर डिस्प्लेस करवाओ तो इधर वापस आ जाए, मतलब वो जहाँ है वहीं का वहीं आ जाना चाहता है। मतलब दैट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो ये जो है वो 71 का। ठीक है,
उसके बाद 73 जो है वो अच्छा था। ओके, वैसे वो किसी का डाउट नहीं था, पर वो क्वेश्चन ऐसा है जो एक बार JEE के एग्जाम में या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पे देखा था, वो पूछा गया था। ओके, तो 73 क्वेश्चन है। चलो, वो कोई उसमें आंसर देना चाहेगा? कैसे या क्या लॉजिक लगा सकते हैं 73 का? ऋषि, जश, बंसरी, सर mg फ्रेंड्स। का फोर्स कैंसिल हो जाएगा ग्रेविटी पे। तो यहाँ पे अगर मान लो 73 का क्वेश्चन में दिमाग में रखूं और मैं आपके पास ऐसा एक क्वेश्चन रखूं, शायद हो सकता है आपने देखा हो, 2 थ्रेड, इस पूरी सिस्टम को मैं वैक्यूम में लेकर गया, देन व्हाट इज द लेंथ बिटवीन दिस टू स्फीयर? इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है। 12। 2L, सिंपल सी बात। दोनों के ऊपर सेम चार्ज लगेगा तो उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। जैसे रिपल्सिव फोर्स लगा और हम उसको वैक्यूम में ही समझ रहे हैं, तो वो रिपल्सिव फोर्स लगने के बाद वो नीचे आता, पर नीचे किसकी वजह से आता है? तो कि वेट फोर्स की वजह से। पर अगर हम वैक्यूम में लेकर गए तो वहाँ पे तो वेट फोर्स लगा ही नहीं। इफ देयर इज नो वेट फोर्स, तो इसका लेंथ L और इसका भी लेंथ L, तो दोनों के बीच का जो टोटल लेंथ वो कितना बन जाता है? 2L बन जाता है। आई होप इट्स क्लियर। अब वही चीज यहाँ पे आप देखोगे तो 2L ऐसा बन गया, तो ये स्ट्रिंग ऐसा हो गया, ये स्ट्रिंग ऐसा हो गया। सो व्हाट इज एंगल बिटवीन देम? 180। तो 73 के अंदर 180 एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो 180 डिग्री आ गया। और दे जस्ट डिस्कस अबाउट द फोर्स। तो अगर 2L डिस्टेंस है तो 2L का स्क्वायर 4L स्क्वायर, तो ये ऑप्शन वहां से आपको मिल सकता था। अब 76 जो है उसके लिए थोड़ा सा मैथ्स आपका साउंड हो। वैसे ये जो मैथ्स है उसमें थोड़ा आप ऐसा कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा शायद 11th या तो 12th का मैथ्स है वो आ सकता है। आई डोंट नो कि आपने स्ट्रेट लाइन या ऐसे कितने टॉपिक पढ़े हुए हैं। ओके, अगर आपने ऐसा मैथ्स पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन का या तो सर्कल का, ओके, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे वो जो हाइपरबोला पैराबोला जो है ना, वो तो 11th में ही आता है। आई थिंक 9th में नहीं आता है, 9th-10th में। पर आई थिंक सर्कल आता है 9th-10th में, सर्कल एज ए टॉपिक। यस सर। 9th-10th की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सर आता है। स्ट्रेट लाइन आता है? हाँ सर, थोड़ा ओके, थोड़ा। व्हाट, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। डू यू रिमेंबर व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? मैथ्स y वाला कोई इक्वल बता टू सकता? mx प्लस c। y इक्वल टू mx प्लस c। डू यू रिमेंबर व्हाट इज ए पैराबोला इक्वेशन? पैराबोला ये शेप किसका है? हम ऐसे ही कोई x स्क्वायर इक्वेशन, बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू r हाँ, 1। तो ये वाला शेप है। बायोलॉजी वाले कह सकते हैं कि ये वाला शेप हम पढ़ चुके हैं। ये किसका शेप हुआ करता है? प्रोजेक्ट है मुझे। प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, पर अब तो मैथ्स वाले हैं। ओके, वैसे कॉन्फिडेंस बायोलॉजी वाले के लिए बढ़ाना ज़रूरी होता है, ताकि उसके दिमाग में ऐसा रहता है कि जब भी कोई क्वेश्चन में वो देखते हैं ना थोड़ा सा हल्का सा भी मैथ्स, तो उसको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे ये कुछ डिफिकल्ट आ रहा है। बट रिलैक्स, बहुत ही सिंपल सी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 76 ऐसा है, an electric line of force in the xy plane is given by equation x square plus y square equals to 1। अब देखो, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग है, ये कुछ डिफिकल्ट है, तो उसके लिए आप एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया ले सकते हो। इक्वेशंस ऑफ सर्कल, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, वो आपको पता होंगे तो आपका काम यहाँ पे आसान हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल। A particle with a unit positive charge initially at rest at the point x equals to 1 and y equal to 0 in the xy plane that will not move at all, move along a straight line, move along the circular line of force and none of this। तो हो सकता है ये डाउट शायद किसी मैथ्स वाले को नहीं, पर कोई बायोलॉजी वाले को ही हुआ हो, ताकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 जो है वो इक्वेशन जो फॉलो करता है उसको हम कहते हैं सर्कल। तो यहाँ से अगर कोई ये इक्वेशन फॉलो हो रहा है, उसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। यही उसका रीज़न है। इफ़ यू रिमेंबर दैट प्रोजेक्टाइल के लिए हमने उसका 5th पॉइंट निकाला था,
प्रोजेक्ट टाइम में 5 उसके पैरामीटर्स देखे थे, इफ यू रिमेंबर इट। सबसे पहला था टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद था मैक्सिमम हाइट और उसके बाद था रेंज। उसके बाद एक फिफ्थ पॉइंट था, यस एनीवन रिमेंबर इट? इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जिसको हम बाद में इक्वेशन ऑफ पैराबोला के साथ कंपेयर करते हैं। वैसे हम उसको कहते हैं पैराबोला, दैट इज अ क्लोज्ड कर्व। अगर ओपन हो तो हम कहते हैं जय स्वामीनारायण, यानी वो यू शेप जैसा होता है। ओके, तो वो इक्वेशंस जो है वो याद होने चाहिए। ओके, जैसे कि डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला, उसी तरह से y इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ओके, वैसे आप सिर्फ ये सर्च करोगे ना गूगल पे तो भी आपको मिल जाएगा। और वैसे कोई भी फॉर्मूला का लिस्ट आप कहीं पे भी देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, उसको फाइंड करना कोई इतना बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। ओके, आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, इफ इट्स अवेलेबल। वैसे शायद हमने एक बार, मैंने एक नोट्स बनाया था जिसको मैंने जीरो चैप्टर का नाम दिया हुआ था और वहाँ पे मैथ्स के कुछ पॉइंट्स का मैंने डिस्कशन किया हुआ था। इफ इट्स अवेलेबल स्टिल तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके ऋषि, एनी क्वेश्चन? સર આ ક્વેશ્ચન છે સર તો નીટમાં તો ના જ પૂછે ને મેનલી તો સર કેમ નીટમાં ફિઝિક્સ ના આવે? પેલા ઇક્વેશન મેથેમેટિક્સ ટાઈપ હતું એટલે સર ડાઉટ હતો. અરે બકા, એવું ના હોય, બરોબર? નીટ એ એક્ઝામનું નામ છે અને ફિઝિક્સ એ સબ્જેક્ટનું નામ છે, બરોબર? આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આપણા મગજમાં બહુ બધાએ ઘણું બધું નાખેલું છે કે નીટમાં આવું આવે આવું ના આવે, બરોબર? આ આમ હોય આ તેમ હોય, બરોબર? એટલે એને ક્વેશ્ચન વાઇઝ બાયફર્ગેટ ના કરો અને માની લો કે આ ન આવે કે આવે, અત્યારે તો આપણે બુકમાં આપ્યો છે ને। ओके, अच्छा, अगर मान लीजिए फिर से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 देखोगे तो आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा कि ये सर्कल है कि नहीं है? यस सर. करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर. पक्का करेगा? हाँ सर. क्या बात कर रहे हो? तो क्यों ना ऐसा सोचा जाए कि अब से जब हम उसको देखेंगे या तो समझेंगे तो एटलीस्ट पता चलेगा कि एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, आई जस्ट ट्राई टू करेक्ट इट। ओके, तो ऐसा क्यों ना हम समझे कि हमने उसमें से कुछ नया सीखा मेरे भाई। ओके, तो ऐसे बाइफर्गेशंस मत कर दो। ओके, इट इज़ लाइक दैट कि जैसे हम यहाँ पे वो जो है ना, ये इसका परफेक्ट रिलेशन होता है पर हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, अच्छी चीज़ें करना ये कोई स्पेसिफिक बात नहीं है कि ये लोग ये अच्छा कर सकते हैं ये लोग बुरा करते हैं। ओके, तो उसी तरह से क्वेश्चन का ऐसा बाइफर्गेशंस नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बार बार बताया है, आ क्वेश्चन बहुत अघरो है એટલે આ તો એડવાન્સ લેવલનો કહેવાય, આ ક્વેશ્ચન બહુ ઇઝી છે એટલે નીટ લેવલનો કહેવાય, આ તો સાવ ફાલતુ એટલે ગુચકેટ કહેવાય અને આવું તો કોઈ દી પૂછાય જ એટલે તો કે ગુજરાત બોર્ડની ટેક્સ્ટ બુકનો ક્વેશ્ચન કહેવાય। ઓકે, આવું માર્કેટમાં છે અને બધા આ જ રીતે એમાં પ્રોપેગેટ કરે છે। નાઉ ઇટ ઇઝ અપ ટુ અસ how we are thinking about it। okay, but if you just look at that, और हम आपको बार बार स्पेशली ओके जो नीट वाला बंदा है ना, जो सच में अच्छा करता है, जितने भी बायोलॉजी वाले हैं ना, ऑल आर एक्सीलेंट इन बायोलॉजी, मानो या ना मानो, 90 में से उसके 80 क्वेश्चंस आज भी सही होते हैं। केमिस्ट्री चाहे मैथ्स वाला हो चाहे बायोलॉजी वाला हो, केमिस्ट्री में उसको मज़ा ही आता है, पता नहीं क्यों आता है पर बस मज़ा आता है। उसमें याद रखना होता है, कोई ज़्यादा नहीं। अल्कोहल अल्कोहल होता है, बेंजाइडिहाइड होता है, बेंजीन बेंजीन होता है। ओके, इथेनॉल इथेनॉल बन गया। ओके, रिएक्शंस आ गए, आयुपैक नाम आ गया। तो मैथ्स वालों को भी प्रॉब्लम फिजिक्स में है, बायोलॉजी वाले को भी प्रॉब्लम फिजिक्स में है। पर जिसको फिजिक्स का प्रॉब्लम मतलब जो उसका मेंटल जिसको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, और वो ये कि हाउ टू हैंडल अ क्वेश्चन, हाउ टू डील विथ अ क्वेश्चन।
डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप जो देखते हैं उसमें से खुद एनालिसिस मत करिए। और इसलिए मैंने ये जो बुक है ना उसके आगे जो नाम दिया ना JEE/NEET, क्यों ऐसा मैंने नाम दिया, क्यों ऐसा मैंने सोचा, बिकॉज आई बिलीव दैट कि फिजिक्स जो है वो JEE और नीट का अलग नहीं होता है। हाँ, मार्केट में ऐसा ही बताना पड़ता है, ये नीट एक्सपर्ट है, ये JEE एक्सपर्ट है, ये मेडिकल का बैच है, ये इंजीनियरिंग का बैच है। अब काहे का मेडिकल भाई, अभी वो 12th में है, काहे का इंजीनियरिंग का बैच, अभी ये 11th में है, 12th में है। पर मार्केट में ऐसा दिखाना पड़ता है और वही चीज स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। तो कहीं पे मैथ्स देख, हाँ अगर थोड़ा टिपिकल टाइप का इंटीग्रेशन आया, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन, बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन आया, ओके, जहाँ पे कोई लॉगरिदम आया या तो नेचुरल लॉग का कोई कॉन्सेप्ट आया, ओके, तो ऐसी कुछ बातें हैं तो उसको भी आप मोमेंटरली इग्नोर कर सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जब आप JEE के, एडवांस के, नीट के जब आप पेपर्स देखते हो ना, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को बार बार थोड़ा रिवाइज करते रहो, सो दैट गिव्स अ बेस्ट आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस का ट्रेंड जो है वो होता है। आई थिंक मैंने आपको आइडिया दिया था कि लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था नीट के अंदर, विच कलर हैव ए लिस्ट वेवलेंथ, रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। अब इसमें कौन सा नीट लेवल का क्वेश्चन है और कौन सा JEE लेवल का क्वेश्चन है? ये 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। फिर भी 10 में से 6 लोग गलत आंसर लिखकर आए थे। क्यों? क्योंकि दिमाग ऐसा कहता था कि हम नीट का एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो अपने को समझ में नहीं आता है। लिस्ट वेवलेंथ यानी सबसे कम वेवलेंथ यार किसका है? क्योंकि विबग्योर पता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट पता है, किसका वेवलेंथ कम है, रेड या वायलेट, रेड या वायलेट, विबग्योर, विबग्योर, वायलेट रेड, वायलेट रेड, याद नहीं आ रहा है, छोड़ो, मत सोचो ऐसा। यू हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चंस जो आपको मार्क्स दे सकते हैं और परफेक्ट उसका कैलकुलेशंस होता है, आपको बाय द टाइम बताया जाता है। वैसे हमने 11th में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस सेशन उसके ऊपर डेडिकेट किए हैं जो आपकी स्ट्रेटेजी को डेवलप करता है। तो यहाँ पे प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि इसमें मैथ्स ज़्यादा आया या तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा आया। ये क्वेश्चन जो दिमाग में क्रिएट होता है ना, वही आपको रोक देता है काफ़ी कुछ करने से। ओके, तो उसको हो सके उतना दिमाग से निकालते रहो भाई, इट इज़ डेंजरस। अब देखते हैं 80s में, ये है 81 नंबर का क्वेश्चन। If one the two concentric hollow spheres of radii smaller and capital R, the charge capital Q is distributed, यानी capital Q दोनों में distribute किया गया, such that their surface densities are same, then the potential at their common center is dash। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा कुछ सोचना पड़ता है कि हमारे पास दो स्फीयर है, ओके, दो स्फीयर है, उसका टोटल चार्ज हमने Q रखा है और उन दोनों को हमने डिवाइड किया Q1 और Q2 में। ओके, कैपिटल Q को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्मॉल Q, Q1, Q2 ऐसा ले लिया। एक का रेडियस स्मॉल r है, एक का रेडियस कैपिटल R है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। अब ये 4 पाई तो चलो खैर यहाँ से कैंसिल हो गया। अब इसके हिसाब से Q1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ R2 स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर और Q2। अब क्या है तो कि Q1 का वैल्यू मुझे Q2 के फॉर्म में मिला है, जो मैं यहाँ पे डाल दूँ तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा, मतलब कैपिटल Q तो है ही मेरे पास। अब यहाँ पे जो आपको आंसर्स लाने हैं टोटल पोटेंशियल के, अगर आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो तो ऑप्शंस के अंदर कैपिटल Q मुझे चाहिए, दूसरा स्मॉल r और कैपिटल R के टर्म में भी चाहिए आपको, यानी यहाँ पे कैसे भी करके मुझे स्मॉल r, कैपिटल R और कैपिटल Q का कोई कॉम्बिनेशन है वो बनाना है, ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट बनी। अगर मान लो ये Q1 के लिए मैंने ये वैल्यू बनाई तो कैपिटल Q यहाँ पे बन जाएगा। इसमें एक छोटा सा स्टेप स्किप कर रहा हूँ। Q1 का ये वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस करूँ तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, क्योंकि तो जैसे ये वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ दोनों में से Q2 है वो कॉमन आएगा और R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर ऐसा बचेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
ओके, आर स्क्वायर Q2 लगाया, Q2 कॉमन निकाला, +1 आता, +1 में से ये एलसीएम ले लेते, तो यस ये कैपिटल Q और स्मॉल q2 का रिलेशन बना। अब इसके हिसाब से मैं Q2 को बता दूं तो Q2 क्या बना, कैपिटल Q आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये बना कैपिटल Q2 सॉरी स्मॉल Q2 का वैल्यू। अब ये Q2 का वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूं और उसमें से Q1 को सब्जेक्ट बना दूं। तो अगर मैं यहाँ पे उसका थोड़ा सा आइडिया लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो Q2 का ये वैल्यू है, अब मुझे Q1 चाहिए, तो Q1 इज इक्वल्स टू कैपिटल Q माइनस Q2 होता है। तो कैपिटल Q माइनस Q आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, इसमें से फिर से मैं कैपिटल Q कॉमन ले लूँ, 1 माइनस आएगा, 1 में यहाँ पे एलसीएम ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और एक छोटा सा मैं लॉजिक लगाऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकता है। Q1 कैपिटल Q आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा हो ना तो एक मजेदार बात पता चल सकती है कि जिसका स्मॉल चार्ज निकाला उसका जो रेडियस था उसका स्क्वायर उसके साथ आया, डिवाइड बाय टोटल रेडियस इज आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। Q2 का रेडियस कैपिटल आर था तो उसका स्क्वायर उसके साथ आया, और आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, वैसे ये यूनिट आर स्क्वायर का यूनिट है वो कैंसिल हो जाते, तो चार्ज का ही यूनिट बचा, मतलब यूनिट वाइज तो वो परफेक्टली सेम है। अब मेरे पास Q1 भी है और Q2 भी है, व्हाट इज द पोटेंशियल वैल्यू, तो कि K Q1 बाय R, K Q2 बाय R। अब Q1 का वैल्यू प्लेस करो, Q2 का वैल्यू प्लेस करो। अब Q1 और Q2 की वैल्यू प्लेस करने से आपको उसका रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल सकता है। हाँ, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आता है ना वो क्या आता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ वैल्यू प्लेस करने से आंसर आता है, तो वो वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी होती है वो स्टूडेंट रखते ही नहीं है, और उसके बाद वो एलसीएम लेना, एडिशन करना, प्रॉपरली सब्ट्रैक्शन करना, उसमें गड़बड़ हो जाती है और इसलिए वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। यहाँ पे सोचने वाले पॉइंट्स मेरे हिसाब से क्या क्या थे, क्योंकि इसमें सोचने वाले पॉइंट नंबर 1 टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टू चार्जेस, नंबर 1। नंबर 2 दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी को इक्वल करना, वो इसका हिंट पॉइंट था, वहां से एक Q1 का वैल्यू का रिलेशन मिलना। जैसे ये रिलेशन मिल गया, इसका और इस ऊपर वाली वैल्यू का यूज करके Q2 और Q1 निकालना, बस ये दोनों मिल गया। अब टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करना है, तो क्या देखा जाए तो देखो Q1 की जैसे मैं वैल्यू डालूंगा ना तो सीधा Q1 की वैल्यू में डालूंगा तो स्मॉल आर इधर, एक स्मॉल आर इधर, थोड़ा सा कैलकुलेट करो तो पता चलेगा, दोनों में से K कॉमन आ गया। Q1 और Q2 दोनों में कैपिटल Q तो आ ही रहा है, तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, तो K कॉमन, कैपिटल Q कॉमन। जैसे ये स्मॉल आर इसके साथ लगाता हूँ तो एक स्मॉल आर तो कैंसिल हो गया, ऊपर एक स्मॉल आर बचा, तो क्या ऐसा मैं कह सकता हूँ स्मॉल आर प्लस इसमें से कैपिटल आर बचेगा और नीचे आएगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया के क्यू। अब इन लोगों को 1/4πε0 लिखने में मजा आता है, ओके हम इसको के लिखते हैं, और मैं आपको बार बार समझाता हूँ चाहे JEE हो चाहे नीट हो। ओके, पहला तरीका होता है जो मार्केट में चलता है कि लोग जितना डरेंगे, स्टूडेंट्स जितना डरेंगे, पेरेंट्स जितना डरेंगे, उतना बिजनेस अच्छा हो सकता है। ओके, टेक्स्ट बुक में भी वही फंडा होता है, फिजिक्स को हो सके उतना डिफिकल्ट बना के रखो। वैसे फॉर्मेट एक का एक ही देख रहे हैं आप, पर जैसे 1/4πε देखते हैं ना तो वो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, वो अजीब सा लगता है, पर उसकी जगह पे मैं के ले लेता हूँ तो ये फॉर्मेट छोटा हो जाता है, फॉर्मेट छोटा हो जाए अपने इसलिए उसमें मजा आता है। जनरली आपका हर एक का यही स्टूडेंट साइकोलॉजी होता है
आप लोगों ने भी पूरी स्कूल में उन्हीं टीचर्स को सिंसियरली लिया जो बहुत डांटते थे, बहुत चिल्लाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, उसका हर एक काम करके जाते थे। बट जनरली जो टीचर्स आपके लिए कोऑपरेटिव थे, आपको सही तरीके से सब समझाते थे, पर डांटते नहीं थे, चिल्लाते नहीं थे, करो तो अपने लिए अच्छा है ऐसा कहते थे, यू जस्ट टेक इट लाइटली, चाल है हवे यार, ह्यूमन साइकोलॉजी, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से, इसी वजह से जेडब्ल्यू और नीट के अंदर जब भी जो कोई भी क्वेश्चन रखा जाता है, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऐसा रखा जाता है कि स्टूडेंट उसको कंफ्यूज ही होता रहे। तो कौन कौन से तरीके हैं उसको कंफ्यूज करने के? नंबर 1, जो यूनिट्स नॉर्मल होने चाहिए वैसे यूनिट्स ना यूज करो। नंबर 2, जो ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड है कि वेलोसिटी का यूनिट स्मॉल m बाय s ऐसा लिखना चाहिए, मीटर पर सेकंड ऐसा लिखना चाहिए, बोला जाता है मीटर पर सेकंड। तो एक काम करो, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर मीटर का स्पेलिंग नीचे सेकंड का पूरा स्पेलिंग लिखो। एक्सेलरेशन हो तो मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर ऐसा करके देखो। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ने के लिए यूज टू नहीं होता है। एग्जाम की प्रेशर की वजह से वो कोई ना कोई तो गलती करेगा ही करेगा। तो क्वेश्चन को वैसे प्रेजेंट करो जिससे स्टूडेंट वो कंफ्यूज रहे। तो हर कोई एग्जाम वो आपका नॉलेज बाद में चेक करता है, पहले वो चेक करता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो इस क्वेश्चन को आप लाइन टू लाइन, जैसे हम नॉर्मल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, वैसे आप सॉल्व करने का ट्राई करो। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें कुछ पता नहीं चलता है, ओके, पर ज़्यादातर क्वेश्चन आप ट्राई करो तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट देख कर तो पता चल ही सकता है कि इसमें करना क्या होता है। तो दिस इज द क्वेश्चन जो था वो आपका 81 नंबर का था। नाउ वी मूव अबाउट 85। 85 ऐसा क्वेश्चन कहता है, अब जैसे 85 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं ना, तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट स्ट्राइक होना चाहिए कि क्या ये फिगर कोई और फिगर के साथ जाना माना है, क्या उसका कोई कनेक्शन है, क्या कहीं ये फिगर देखा हुआ है। कोई कह सकता है इसका फिगर किसके साथ थोड़ा बहुत भी सेट हो रहा है या मैच हो रहा है? कौन सी सिचुएशंस के साथ ये फिगर सेट हो रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। तो अपने को प्रोजेक्टाइल के बारे में थोड़ा बहुत अगर पता हो तो हमें इसमें थोड़ा मज़ा है वो आ सकता है। व्हेन वी आर डीलिंग विद द प्रोजेक्टाइल, तो हम वहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि उसके कुछ सिचुएशंस बनेंगी, उसके कुछ इक्वेशंस बनेंगे, और उसके हिसाब से हम उसको यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का। अब पूरा क्वेश्चन तो अभी हमने पढ़ा भी नहीं है, पर देखो जैसे पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो, an electron is projected from a distance d and with initial velocity u parallel to uniformly charged flat conducting plate as shown। अब इतना पढ़ने से क्या कोई सिचुएशन, वैसे यहाँ पे फिगर तो दिया हुआ है सो दैट्स ग्रेट, ओके, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है? तो यहाँ पढ़ा तो है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, क्या वो याद है? तो क्या हाँ वो याद है? क्या याद है किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसेस लॉ सेकंड एप्लीकेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, वहाँ पे हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि एक पूरा प्लेट जो है वो चार्जेस से बना हुआ है। जैसे कि ये हाथ है, अगर मान लो मैं यहाँ से कुछ चीज़, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को, शार्प ऑब्जेक्ट को एंटर करूँगा और मैं ऐसा कहूँगा देखो यहाँ पे एंटर के इसलिए यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन नहीं हो रहा है, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, ताकि ये एक ही हाथ है। अगर यहाँ पे पेन करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे भी इफेक्ट करेगा ही करेगा, इफ यू अंडरस्टैंड इन द सिंपलेस्ट वे। पर अगर मान लो मैंने कोई ग्लव्स पहना हुआ है और उस ग्लव्स में यहाँ पे छेद है, तो उसका बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी छेद होगा ही होगा। क्यों? तो क्या ग्लव्स भले ही एक हाथ का है, बट इट हैज 2 सरफेसेस। हाँ, कुछ किस्सों में ऐसा हो सकता है कि अगर मैं कहीं पे गिरा हुआ हूँ, अगर यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस वगैरह हुए हैं, तो पेन यहाँ ज्यादा है, वही पेन यहाँ शिफ्ट नहीं होता है। अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो 2 सरफेसेस। पर मैंने ऐसा नहीं कहा कि यहाँ पे कुछ खरोच आई है, मैंने ऐसा कहा यहाँ पे एक मैंने शार्प ऑब्जेक्ट एंटर करवा दिया। ओके, आप उसको एक पेपर से भी कंपेयर कर सकते हो। एक पेपर ले लिया, एक शार्प ऑब्जेक्ट ले लिया, मैंने उसके अंदर छेद कर दिया,
तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने छेद आगे वाली साइड किया, पीछे वाला छेद हुआ ही नहीं। कैसे ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो पॉसिबल है। पर हाँ, पेज है पर एक साइड लिखा है तो आप दूसरी साइड भी लिख सकते हो, बिकॉज इट हैज अ टू फेसेस। वही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी होती है, और ऐसा ही पॉइंट आप चैप्टर 2 में और चैप्टर 1 दोनों में पढ़ चुके हो। अगर आप इसको उसके साथ कनेक्ट करने का ट्राई करो तो कुछ कुछ बातें जो है वो समझ में आ सकती है। इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंस d, तो सबसे पहले फिगर के अंदर क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि एक d डिस्टेंस लिया विथ इनिशियल वेलोसिटी u, आपने उसको प्रोजेक्ट किया पैरेलल टू द यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट कंडक्टिंग प्लेट। यानी ये जो सरफेस है ना जहाँ पे l डिस्टेंस है वो एक प्लेट है, तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? तो क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव, की नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब यहाँ कौन सा है? पॉजिटिव, यहाँ कौन है? नेगेटिव। अब यहाँ पे ऐसा उसने समझाने का ट्राई किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की वजह से वो रिपल भी जाएगा, पर नीचे पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा पाथ फॉलो करेगा। आई थिंक लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था जिसमें एग्जैक्ट ऐसा ही पॉइंट का डिस्कशन भी था। तो यहाँ पे उसने बताया इट स्ट्राइक्स द प्लेट आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस L along the direction of projection. The surface charge density of the conducting plate is equal to dash. यानी मुझे यहाँ पे डेंसिटी के साथ काम करना है, मुझे यहाँ पे डेंसिटी का आंसर निकालना है। तो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, यानी चार्ज डेंसिटी यानी प्लेट हो तो प्लेट के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी आता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? तो सिग्मा होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करना है, तो थोड़ा सा आइडिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट एट्स वन सिंगल साइड, अगर दो साइड्स थी तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे क्या आएगा? सिग्मा बाई, ये 2 नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो के डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, या तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बनता है। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी बन जाएगा। ओके हाँ, चलो इतना क्लियर है। अब वो जहां से उसको प्रोजेक्टाइल किया गया है, तो डी डिस्टेंस से प्रोजेक्टाइल किया गया, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे जब उसको प्रोजेक्टाइल किया गया ना, तो यहाँ पे उन बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हेन यू जस्ट प्रोजेक्ट, उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो जीरो ही है, ताकि वो इनिशियली, यहाँ पे उसने वैसे बताया था, इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंस d एंड विथ इनिशियल वेलोसिटी u पैरेलल टू यूनिफॉर्म चार्ज प्लेट। अभी ये जो डिफरेंस है ना उसको समझने का ट्राई करिएगा कि जब आपने उसको, जैसे आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई प्लेन में से जंप करेगा तो इनिशियली प्लेन का जो वेलोसिटी है वही उस पर्सन का वेलोसिटी है, बट व्हेन ही जंप, जैसे वो जंप करता है, ग्रेविटेशन के अंदर आ जाता है, उस मूवमेंट पे तो हम ऐसे ही कहेंगे कि उसने प्लेन से फ्री फॉल किया। तो प्लेन से फ्री फॉल किया, उसका मतलब ये कि उसका उस मोमेंट पे इनिशियल वेलोसिटी, जैसे उसने प्लेन से बाहर जंप किया, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। अगर वो समझ सको तो ये समझ में आ जाएगा। बस अब इन तीनों को कनेक्ट करना है। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन और q इंटू ई से आप कंपेयर कर सकते हो। तो देखो यहाँ से डिस्टेंस हाफ, एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? क्यू ई बाय एम, पर क्यू की बजाय मैं ई ले लूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ले लो, और ये क्यू ई बाय एम, ये एम ले लो, और टी का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर बाय यू स्क्वायर ले लो। तो ये हो गया आपका रेडीमेड फॉर्मूला डिस्टेंस का। इसमें से आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा निकालना है, तो आपके आंसर में 2d एप्सिलॉन नॉट एम यू स्क्वायर, ये जिसका, तो एम यू स्क्वायर यानी ये ऑप्शन है जहाँ पे एम यू स्क्वायर न्यूमरेटर में आता है। बाकी सी ऑप्शन में एम यू स्क्वायर ऊपर आता है पर वहाँ पे 2 नहीं आता है। तो 2mu स्क्वायर जिसके न्यूमरेटर में हो वो आपका आंसर, और एल स्क्वायर जिसके डिनोमिनेटर में हो, तो उस हिसाब से आप कह सकते हो ए विल बी
सिंपलेस्ट वन। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्या सोच सकते हैं वो आपको सही आंसर दे सकता है। दिस इज जस्ट अबाउट 85, ओके। उसके बाद 86, ओके। एक और चीज़ बता दूं, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इफ यू फील दैट कि अपने को लिखना है या तो करना है, तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, या तो थोड़ा अलर्ट रहने का, मैं रब करूँ उससे पहले आपको स्क्रीनशॉट है वो ले लेने का। अदरवाइज दूसरा भी तरीका आपके पास है। चलो कोई बताएगा क्या है वो दूसरा तरीका? यूट्यूब। अब थोड़े थोड़े आप स्मार्ट ज़्यादा बन रहे हो, वैसे भी स्मार्ट थे ही पहले से, ओके। तो देखो 86 नंबर का क्वेश्चन है ना, देयर यू हैव टू यूज अगेन अ वेरी सिंपलेस्ट योर स्मार्ट सेंस। The ratio of the time period of a small oscillations of the insulated spring and the mass system before and after charging the mass is dash. ये क्वेश्चन है ना, उसको एक बार पढ़ने से कुछ पता नहीं चलता कि वो कहना क्या चाहते हैं। इतना पता चला कि निकालना क्या है, फाइनली क्या निकालना क्या है। एनीवन? रेशियो निकलना है सर। हाँ, मतलब इतना पढ़ने से क्वेश्चन में पता नहीं चला, बट द पहली लाइन से पता चला कि कुछ रेशियो निकालना है। अच्छा, किसका रेशियो निकालना है? टाइम पीरियड और मास। टाइम पीरियड, ओके, ऑफ ए सिंपल ऑसिलेशंस, यानी टाइम पीरियड सिंपल ऑसिलेशंस का। तो टाइम पीरियड फॉर ए सिंपल ऑसिलेशंस के अंदर आपके पास जितने जितने टाइम पीरियड के फॉर्मूला है ना, क्या उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, क्या आप उसको बोल सकते हैं? वैसे यहाँ पे of the insulated spring and the mass system before and after charging the masses is dash. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला स्प्रिंग के केस में यहाँ पे जो सिचुएशन दिया हुआ है, तो स्प्रिंग के लिए किसी को याद है, हमने स्प्रिंग का केस पढ़ा था ऑसिलेशंस के अंदर। वहाँ पे एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला हुआ करता था T = 2π√m/k, याद है किसी को? ऐसा एक था। उसके अलावा T = 2π√L/g था, याद होगा शायद किसी को। उसके बाद अभी चैप्टर 1 को लेकर भी हमने एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला हुआ है। यस, एनीवन रिमेंबर इट? याद है किसी को? देख लो यहाँ कहीं पे मैंने शायद लिखा था। यस, ये रहा वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला। T = 2π√I/PE। I क्या हुआ करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। E क्या हुआ करता है? डायपोल। E क्या हुआ करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे I, P और E, तो अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए वो एक फॉर्मूला ले दूँ, T = 2π√I/PE, ठीक है। अब I मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला होता है mr², ओके। P = होता है 2aq, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kq/r², ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल भी हो सकता है। पर अगर मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से रेशियो टाइम पीरियड का लेना चाहता हूँ, तो अगर मैं इस सिचुएशन को यहाँ पे सोचूं कि इंसुलेटेड स्प्रिंग एंड मास सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग द मासेस, मतलब यहाँ पे जो मास है उसके ऊपर अगर मैं उसको चार्जिंग करूं और बिफोर चार्जिंग उसके टाइम पीरियड में क्या कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता है। तो टाइम पीरियड के लिए अगर, अच्छा ये कोई बताएगा ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने स्पेशली कौन सी सिचुएशन के लिए बनाया है? ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने बनाया था कि डायपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लो और डायपोल हो तो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन देता है, ओके। तो डायपोल की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर मासेस है, उसको हम चार्ज करें या बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग, उसका जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशंस का, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो कि भाई वहाँ पे मास और स्प्रिंग रेशियो जो है, मतलब के जो है
स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करने से उसमें मास के अंदर निग्लिजिबल, अब चार्जिंग करते हैं तो थोड़ा मास के अंदर माइनर सा चेंज आता है, बट द के जो है वो तो के तो एज इट इज रहता है। तो बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग जो है वहाँ पे सिग्निफिकेंट मास या तो स्प्रिंग कांस्टेंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो उसका सिंपल सा आइडिया ये हो सकता है कि चार्जिंग करो या चार्जिंग ना करो, यहाँ पे जो रेशियो मिलता है उसका जो रिलेशन है, एक सेकेंड हो ये कुछ, सो माय पॉइंट इज दैट यहाँ पे जो भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो भी हो रहा था तो उसकी वजह से स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे कुछ भी करो, बहुत सिंपल सा आइडिया है कि आप उसको डिस्प्लेस करो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, यानी F प्रोपोर्शनल टू KX होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आप उसमें से कहीं पे भी कुछ भी डिस्प्लेसमेंट करो तो टाइम पीरियड का जो है फॉर्मूला जो है T इज इक्वल टू 2π/m/k, ये तो T इक्वल टू 2π/L/g, उस टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट होता नहीं है। तो विदाउट एनी कैलकुलेशंस, थोड़ी सी दिमाग का यूज करके आप थोड़ा सा कोई लॉजिक लगाकर आप ऐसा कह सकते हो कि बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग उसके ऊपर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, बिकॉज वहां पे फोर्स लगता है F इज इक्वल्स टू QE, एक लगता है F इज इक्वल्स टू KX। ओके, दोनों फोर्सेस के फॉर्मूला है। और अगर मैं वहां से सिंपल सा K के बारे में सोचूं तो स्प्रिंग कांस्टेंट K है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं होता है, इसलिए आप सीधा सीधा ऐसा कह सकते हो दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल टू 1 रहेगा, यानी बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग टाइम पीरियड का वैल्यू सेम रहेगा। दैट इज माय पॉइंट, वो ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे 90 के अंदर अगर आप देखें तो 90s जो है वहाँ पे 93 जो था, ओके चलो एक सेकेंड, ओके यस, यहाँ पे एक है 91, उसको पहले ले लेते हैं। आई होप समझ में आया होगा, प्लीज समझ में ना आए तो पूछते रहिएगा। हाँ भाई चलो, ये 91 जो है वो मैंने कहा था ना कि वो गेम खेलते हैं, कौन सा वाला गेम, तो कि अलग यूनिट यूज करने वाला, तो इसके अंदर भी वही गेम है। देखिए 91 क्या कहता है, इफ चार्ज पार्टिकल्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम वन कंडक्टर एंड रीचेस द अदर कंडक्टर विथ वेलोसिटी ऑफ 10⁹ सेंटीमीटर पर सेकेंड। जनरली हम वेलोसिटी को किस में लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में, यहाँ पे किस में बोला, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। Then calculate the potential difference between the two conductors. The mass of the charged particle is this and the charge of is this. ESU, ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर आपने आगे का थियोरी पढ़ा, जैसे मैं यहाँ पे ये जो आपको होमवर्क दिया था ना नेक्स्ट चैप्टर का, ओके ये मेरी ओर से होमवर्क होता है, आपकी ओर से घर पे करने का काम क्या होता है, तो कि बुक के अंदर आगे का जो थियोरी दिया हो, ओके वो थियोरिकल पॉइंट आपको लगे तो आप पढ़ सकते हो, उसमें से कुछ नया पॉइंट मिले तो डिस्कस कर सकते हो। ओके वो सिर्फ इट्स नॉट मैंडेटरी, वो कंपलसरी नहीं है, आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि वो अगर पढ़ा हो तो वहाँ से आपको बुक के अंदर बताया है। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो उसका CGS यूनिट है वो माना जाता है चार्ज का। तो यहाँ पे चार्ज 4.8 10⁻10 ESU ऐसा कहा है। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, फाइंड क्या करने को कहा है, यस एनीवन, एनी आइडिया? पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, और यूनिट्स क्या दिए हैं उसके, स्टेट वोल्ट। स्टेट वॉल्ट। तो उसका बेसिक आइडिया आप क्या कर सकते हो कि जैसे उसने स्टेट वॉल्ट दिया है तो स्टेट वॉल्ट क्या हो सकता है, तो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई ऐसा यूनिट हो सकता है, ओके जिसको आप ऐसा कह सकते हैं कि वो स्टेटिक वॉल्ट, यानी क्या, तो कि पोटेंशियल का कोई CGS यूनिट हो सकता है। अब यहाँ पे डेटा क्या क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे डेटा आप ले सकते हैं फ्रॉम वन कंडक्टर अनदर कंडक्टर विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया है, मास दिया है, चार्ज दिया है, पोटेंशियल फाइंड करने को कहा है, V दैट इज फॉर वॉल्ट, हाँ पोटेंशियल है, velocity is given, velocity is given
मास इज गिवन, चार्ज इज गिवन और पोटेंशियल फाइंड करने को कहा। 1 2 3 4। अब इन चारों वैल्यू को आप कैसे कहीं पे कंपेयर कर सकते हैं? क्या मास, वेलोसिटी, चार्ज, वोल्ट, कोई कनेक्शन दिमाग में आ रहा है? अगर आप बहुत बेसिक ही डेफिनेशन पोटेंशियल का याद करो, क्या होता है बेसिक डेफिनेशन पोटेंशियल का? वर्क डन अपॉन चार्ज। परफेक्ट, खत्म हो गया क्वेश्चन। पोटेंशियल इक्वल्स होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन का, अब देखो पोटेंशियल आ गया, क्यू आ गया, ये फाइंड करना है, ये दिया हुआ है। अब वर्क डन का कोई फॉर्मूला, तो कि देखो यहाँ से मैंने इस फॉर्मूला में जैसे लगाया ना, वॉइड का यूज़ कर दिया, चार्ज का यूज़ कर दिया, इसमें W नहीं है और अभी M और V का यूज़ किया नहीं है, तो W को रिप्लेस करना चाहता हूँ और M और V का यूज़ करना चाहता हूँ। आई रिपीट, W क्वेश्चन के अंदर नहीं है और क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी और मास दिया हुआ है, तो W हटाना चाहता हूँ, मास और वेलोसिटी का कोई रिलेशन जो W को रिप्रेजेंट करता हो। क्या मास और वेलोसिटी से कोई वर्क डन बनता है? काइनेटिक एनर्जी। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। ये हो गया आपका पोटेंशियल, हाफ mv², इट इज वन काइंड ऑफ एनर्जी, वन काइंड ऑफ वर्क डन। नीचे आ गया चार्ज, बस सब में वैल्यू डाल दो और चेक करो आंसर आया कि नहीं आया। मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए। ओके, सो दैट यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। तो बेसिक फंडा क्या, तो कि दिया क्या क्या है और क्या आइडिया लगाना है। ESU जैसे ही पढ़ा वो उसका CGS यूनिट, वैसे वहाँ से अगर स्ट्राइक ना हो तो बाकी के यूनिट्स के ऊपर फोकस करके भी आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि इसके ऑप्शन में स्टेट वॉल्ट ऐसा नहीं पढ़ा था, ओके। ESU तो ओके नहीं पढ़ा था, पर क्या आपने ग्राम पढ़ा हुआ है? तो क्या हाँ, ग्राम किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। ग्राम मास का कैसा यूनिट है? तो कि CGS यूनिट है। वेलोसिटी का यूनिट क्या पड़ा है? तो कि सेंटीमीटर पर सेकंड। तो पूरे क्वेश्चन के अंदर 2 यूनिट अननोन लगे, 2 यूनिट नोन लगे, जो 2 यूनिट नोन लगे वो CGS में है। तो अगर क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, पूछा है वोल्टेज फाइंड करो, पोटेंशियल फाइंड करो और उसका यूनिट स्टेट वोल्ट ऐसा लिखा है, तो ऐसा रिलेट करना आना चाहिए कि वो उसका CGS यूनिट हो सकता है। दूसरा पॉइंट, चार्ज का CGS यूनिट ESU हो सकता है। तो बस ये इतना करने से आपको अपना आइडिया है वो मिल जाना चाहिए। वैल्यू प्रॉपरली प्लेस करो, प्रॉपरली स्क्वायर करो, तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। 10 की पावर का पहले साइड में जुगाड़ करने देगा, ताकि देखो यहाँ पे जो कुछ भी है ना, 10 की पावर का कोई टेंशन ही नहीं लेना है, सीधा सीधा ही हो जाता है। सो दैट विल बी मे बी इजी फॉर यू। चलो, 91 के बाद था 92। 92 नंबर का क्वेश्चन ऐसा कहता है, at the corner of an equilateral triangle of side 1 meter, 3 point charges are placed, each of 0.1 coulomb. If the system is supplied energy at the rate of 1 kilowatt, rate of 1 kilo W लिखा है ना, तो ये 1 किलो W क्या होता है? KW क्या होता है? किलोवाट। किलोवाट किसका यूनिट है? पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का बेसिक वर्क डन अपॉन टाइम। यहाँ पे टाइम तो पूछा ही है। अब यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे आइडिया निकला ना, बस ऐसा ही कुछ आइडिया यहाँ पे भी लगाना है कि कोई ऐसा वर्क डन, ओके, कोई ऐसा कोई रिलेशन आपको निकालना है जो आपको वहाँ से इसका आंसर जो है वो दे सके। अगर वो मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो आइडिया जो है वो सिंपल तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि पावर दिया हुआ है, ओके, 1 किलोवाट दिया है। अच्छा, उसका दूसरा रिलेशन क्या पैसा कह सकते हैं कि पावर दिया है, तो यहाँ पे 1 किलोवाट बोला तो 1 सेकंड में कितना एनर्जी होता होगा? 1 सेकंड में कितना एनर्जी होता होगा? 1 किलोवाट यानी क्या, उसका मतलब ऐसा कह सकते हैं 1000 जूल पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना कंजम्पशन, कितना यूटिलाइजेशन, तो 1000 जूल का। अगर ये सोच पाए तो आपका काम आसान। क्वेश्चन ऐसा था कि तीनों पॉइंट्स के ऊपर एक एक चार्ज रखा हुआ है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव वन ऑफ द चार्ज टू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग अदर। तो देखो, फिगर दिया है
ये Q, Q और Q, 1 1, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं इसको 1 2 3 ऐसा कहूँ ना, तो 1 2 1 3 एंड 2 3, ठीक है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी किस किस का बनेगा, 1 2 का, 1 3 का, 3 का। 1 2 के बीच में, 1 3 के बीच में, 2 3 के बीच में डिस्टेंस कैसा है, सेम या अलग? 1 Same. 2 2 सेम। अच्छा, Q Same. Q का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसा है, सेम या अलग? Same. सेम, Q Q सेम है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था कि K Q स्क्वायर बाय R, ऐसा होता है। तो परफेक्ट फॉर्मूला याद हो तो चलो मैंने ले लिया K Q स्क्वायर बाय A, एक का, एक पैर का। ऐसे कितनी पैर बनी, 3 पैर। तो ये हो गया इनिशियली जब तीनों एक दूसरे की जगह पे है, तो ये उसका हो गया फर्स्ट वैल्यू। अब मैं किसी एक को मिड पॉइंट पे, वैसे उसने फिगर के अंदर हिंट दिया हुआ है कि इसको यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो अब मान लो कि यहाँ ये चार्ज नहीं है और वो चार्ज इधर है, ठीक है। पर पोटेंशियल एनर्जी तो यही काउंट करना पड़ेगा, 1 2 1 3 2 3। तो 1 इधर आ चुका है। अब तो 1 2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, जो था उसका आधा। 1 3 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, आधा। यानी ये दो है उसका डिस्टेंस आधा आधा वाला है, पर वैसी सेम पैर बनेगी ना, क्यू स्क्वायर ही है। पर 2 3 के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो कि वो ए जितना है, तो कि ऐसी दो पैर बनेंगी जिसमें के क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस आधा है a बाई 2 का, और एक पैर ऐसा बनेगा के क्यू स्क्वायर बाई ए वाला। तो देखो ये 2 ऊपर मैं जाने दूँ तो 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4। तो 4 के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए, ये जब मैं उसको नीचे लेकर आया तो फाइनल एनर्जी कितना बना, देखो तो 5 के क्यू स्क्वायर बाय ए कह सकते हैं, तो कहाँ कह सकते हैं। तो जब ये यहाँ पे था, वहाँ से मैं यहाँ लेकर आया, तो कितना एनर्जी यूटिलाइज करना पड़ा, क्या डिफरेंस आया एनर्जी का। या तो यू एफ माइनस यू ए भी तो कह सकते हैं, वन इन बिगर माइनस स्मॉलर, इन शॉर्ट क्या आया डिफरेंस, चलो बताएंगे। 2kq square by a. तो क्या मैं इसको वर्क डन कह सकता हूँ, तो कहाँ कह सकता हूँ, वर्क डन इक्वल टू तो कोई एनर्जी होता है ना। तो 2kq स्क्वायर बाई ए मेरे लिए एनर्जी बना। अब मुझे पावर का वैल्यू दिया था, वर्क डन अपॉन टाइम, और गिवन बीटा ऐसा था 1000 जूल इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में ऐसा था, वो डेटा दिया है। तो 1 सेकेंड के अंदर 1000 जूल यूटिलाइज होता है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर दूँ ये कितना जूल होता है, उसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे टाइम का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या देखो 2 के का वैल्यू याद है किसी को, 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज का वैल्यू कितना दिया है, तो कि 0.1 कूलम, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻²। डिस्टेंस दिया है 1 मीटर, तो बेस्ट, उसका तो कुछ करना ही नहीं हुआ। ओके, अब ये टोटल एनर्जी बना। टोटल एनर्जी देखो तो कितना बना, ये 10⁻⁷, 2 9 ज़ा 18, आणि एनर्जी कितना बना, तो कि 18 इंटू 10⁻⁷ जूल बना। अब 1 सेकंड में कितना जूल होता है कंज्यूम, तो कि 1000। तो ये एनर्जी कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा, कैसे करोगे। 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम होने में 1 सेकंड लगता है, तो इतनी एनर्जी को कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा, कैसे करोगे आप। डिवाइड बाय 1000। डिवाइड बाई 1000, देखो डिवाइड बाई 1000 करें इसलिए 3 पावर कम हो गई, 3 पावर कम हो गई, यानी कितनी पावर बचेगी, 4, 1 2 3 4 पावर बचेगी। ये सेकंड्स में है। अब आंसर आपको किस में चाहिए, आवर्स में चाहिए। ये सेकंड्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, 3600. Divide by 3600. डिवाइड बाई 3600, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो 1800 डिवाइड बाई 36
1800 डिवाइड बाई 36, क्या आइडिया आता है? 18 2 जा 36 होता है, तो 1/2 इंटू 20 1/2 इंटू 100 हुआ, 1/2 इंटू 100 कितना होता है? कहाँ खो गए? 1/2 इंटू 100 कितना होता है? 100 का आधा 50 होता है, तो यहाँ पे आंसर आपको 50 आवर्स जो है वो मिल सकता है। ओके, अब ये मैंने यहाँ पे आइडिया लगाया, मैंने देखा नहीं, पार्ट 6 अगर आपके पास हो तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे हो सकता है वो कोई अलग आइडिया भी हो। ओके, हो सकता है जैसे जो हमारा मेन पैटर्न है, या आई नेवर लाइक टू प्लेस वैल्यूज, ओके, इन बिटवीन मुझे वैल्यूज रखना अच्छा नहीं लगता है, फाइनल कुछ आ जाए उसके बाद आप वैल्यूज डालो, अच्छा हो सकता है। ओके, तो हो सकता है कि जो आपके पास सॉल्यूशंस मतलब वॉल्यूम 6 हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भी यही मेथड हो। ओके, वहाँ पे कोई और भी मेथड हो सकता है, बट इट्स नेवर मैथ अबाउट द मेथड्स। ओके, मेथड जो आपको वॉल्यूम 6 है वो आपके रेफरेंस के लिए, कि कहीं पे अगर रुकते हो, कहीं पे नहीं समझ में आता है, तो वो एक वन ऑफ द आइडिया है। हम तो यहाँ पे स्टेप वाइज करते गए, एनर्जी पहला निकाला, उसके बाद मिडल पॉइंट पे लेकर गए, तो क्या एनर्जी है वो सोचा। यहाँ पे मैंने कोई भी जगह पे वैल्यू नहीं डाला, मुझे वो 1/4πε अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने नहीं लगाया। ओके, तो ये एक सिंपल सा आइडिया होना चाहिए, और इसके हिसाब से आपका आंसर क्लियर होना चाहिए। ये था 92। 92 के बाद देखते हैं 93। 93 ऐसा है, 3 charges Q, 2Q, 8Q are to be placed on a line whose length is capital R meter. Locate the positions where these charges should be placed such that the potential energy of the system is minimum. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 by R। अगर मुझे वो मिनिमम शो करना हो, अगर मैं उसको मिनिमम शो करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक छोटा सा आपने एक मैथमेटिकल टूल यूज़ किया हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर दैट, कि किसी का भी डिफरेंशिएशन अगर आप कहीं पे कर देते हो और वो डिफरेंशिएशन में आप ऐसा शो कर देते हो, डिफरेंशिएशन विद सम पर्टिकुलर वैल्यू, अगर वो डिफरेंशिएशन का वैल्यू आपने 0 शो कर दिया, तो आप ऐसा कह सकते हो कि दैट गिवन वैल्यू इज आइदर मिनिमम और मैक्सिमम, इफ यू रिमेंबर दैट। तो उसी पॉइंट का मैं यहाँ पे यूज जो है वो करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा। दूसरा पॉइंट कि जो बड़ी बड़ी वैल्यू वाले चार्जेस है, एक है 2Q और 8 है 8Q, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पे रखो। ओके, और कोई तीसरा है Q, उसको एक शॉर्ट डिस्टेंस पे रख देते हैं। ओके, इसका line placed in a line whose length is r meter। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों जो है उसको मैंने r मीटर पे रखा, इसको मैं x डिस्टेंस कह दूँ, तो इसको ये कह जाएंगे हम r माइनस एक्स। तो चलो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस टू क्या बनेगा? तो कि 2Q² बाय x, ये दोनों के बीच में बनेगा 8Q² बाय r माइनस एक्स, और इन दोनों के बीच में बनेगा 8 2 16Q² बाय r। अब यहाँ पे करना क्या है? अब यहाँ पे आइडिया जो है वो लगाना है। I want to show that potential energy is minimum as I placed on some particular distance। तो अगर डिफरेंशिएशन मैंने 0 दिखा दिया, तो उसका मतलब ये कि ये u कैसा हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। हमने उसको दोनों तरीके से बताया था। 1 का डिफरेंशिएशन भी 0 होता है, 1000 का डिफरेंशिएशन भी 0 होता है। उसका मतलब ये कि डिफरेंशिएशन किसी का 0 दिखा दिया, इसका मतलब ये कि वो वैल्यू मिनिमम भी है और वो वैल्यू मैक्सिमम भी है। इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो x ऊपर जाएगा x⁻⁻1, तो x⁻⁻1 का डिफरेंशिएशन होता है -1 आगे और x⁻², यानी इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2Q² बाय x²। वही चीज r−x⁻⁻1 ऐसा बनेगा। तो ये एक पूरा ब्रैकेट है, उस पूरे ब्रैकेट को आप आगे ले लो, तो वो यहाँ पे बन जाएगा 8Q² बाय विद द सेम फंडा r−x², ताकि वो ब्रैकेट ही बनेगा ना। अब x का खुद का आएगा -1, तो वो माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस। आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताता हूँ, कि r−x का -1 पावर था, वो आगे आता -1, r−x -1 -1 यानी वो -2 करता,
और x का कोएफिशिएंट -1 एक और आता तो ये माइनस माइनस क्या कर देता, प्लस, इसलिए ये यहाँ पे प्लस आया। यहाँ पे तो x है ही नहीं, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। बस अब देखो, इसमें से आपको x और r का रिलेशन निकालना है। देखने जाओ तो क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, 0 हो गया। यहाँ पे 2 इस साइड जाएगा तो वो प्लस हो गया, यानी 2/x² और 8/r-x²। अब दोनों साइड रूट निकाल दो, वैसे इसको 2 4 पहले कर दो, काम आसान कर दो। अब सभी जगह से रूट निकाल दो, तो 1/x हो गया, इधर 2/r-x हो गया, r-x इधर और ये x इधर, तो r को सब्जेक्ट बनाता तो ये बन जाता 3x। तो देखो x का वैल्यू क्या बन गया, r/3। तो r/3 व्हाट इज द ए ऑप्शन। तो बेसिक फंडा सीखने वाला क्या, कि जिसका चार्ज बड़ा हो उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे रखो, पोटेंशियल एनर्जी सबका कैलकुलेट करो, एंड देन शो दैट पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एनी पोजीशन 0 कर दो, तो पोटेंशियल मिनिमम या तो मैक्सिमम कुछ भी आप कह सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। आफ्टर दैट नाउ वी गो फॉर 95। अब 95 है ना, वो थोड़ा मज़ेदार है। 95 के लिए आपको थोड़ा सा वो ऑसिलेशंस याद होना चाहिए, जो भी मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला कहा था वो याद होना चाहिए। ऐसी कुछ कुछ बात याद हो तो 95 जैसा क्वेश्चन कर सकते हैं। ताकि यहाँ पे दिख रहा है कि दो स्प्रिंग के बीच में मास है। आपको याद होगा स्प्रिंग्स इन सीरीज, स्प्रिंग्स इन पैरेलल, ऐसा कुछ याद है? ओके, स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड स्प्रिंग्स इन पैरेलल, तो वहाँ पे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, उसका वैल्यू चेंज होता था, ऐसा कुछ हमने दिखाया था। याद है किसी को? स्प्रिंग्स इन सीरीज ऑसिलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, याद है ऐसा कुछ कुछ? हेलो, है कि चले गए? हाँ सर। ओके, तो आई अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा डिफिकल्ट है, याद नहीं होगा। ओके, ताकि वो 11th में था और 11th को पढ़े तो काफ़ी ज़माना हो चुका। ओके, बीच में ये 2020 आ गया और 2020 तो आपको पता है बहुत ही अजीब सा ईयर हो गया हमारे लिए। ओके, तो अपने को याद हो इसकी गारंटी थोड़ी कम है, बट फिर भी हम थोड़ा सा याद करें कि दो सीरीज, मतलब स्प्रिंग जो है उस सीरीज में थी, तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 लेते थे। अगर पैरेलल में हो तो उसको K1 प्लस K2 लेते थे। तो जैसा पैरेलल में होता है वैसा ही दो स्प्रिंग के बीच में ऑब्जेक्ट रखो तो उसके लिए भी स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2 लिया जा सकता है। अभी जो मैंने टाइम पीरियड आपको कहा था ना, T इज इक्वल टू 2π√m/k। ओके, तो वहीं से इसका कोई रिलेशन है वो बन सकता है। प्लस वहाँ पे हम ले सकते हैं कि जब हम स्प्रिंग को डिस्प्लेस करवाते हैं, वैसे स्प्रिंग फिगर देख कर मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे जो भी निकलना है वो ऐसा है कि मैक्सिमम स्पीड पूछा है। स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशन आ सकता है। स्प्रिंग की अपनी एनर्जी होती है, स्प्रिंग का जो एनर्जी होता है उसको हाफ k(x²) ऐसा कुछ कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन देखकर इतना कुछ आप दिमाग में आइडिया लगा सकते हैं। A particle of mass m and having a charge q is placed on the smooth horizontal table and is connected to walls through unstressed springs of constant k. A horizontal electric field E is parallel to the spring is switched on. The maximum speed of the particle is dash. तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का यूज तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हाफ mv², तो हम यूज कर दें तो क्या हाफ m। अब वो याद करिए v इज इक्वल्स टू a ओमेगा ऐसा कुछ हुआ करता था। ओके, v इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस a ओमेगा² माइनस y² ऐसा कुछ आप करते थे, ऐसा कुछ याद हो तो। मैक्सिमम वेलोसिटी v इक्वल टू a ओमेगा कहते थे। ओके, ये ऑसिलेशंस वेव्स के अंदर आता है, याद हो तो ज़्यादा पता चल सकता है।
तो यहाँ पे मैं उसको ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कह दूँ, वहाँ से मेरा थोड़ा सा पॉइंट शायद मीन्स रिलैक्स्ड हो सकता है। अब यहाँ से मैं हाफ एम वी स्क्वायर और उसी में से मैंने हाफ ये एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सा लिया। अब मैं यहाँ से सीधा सीधा ये काइनेटिक एनर्जी ना सोचता और सीधा यही फॉर्मूला में लेता, जहाँ से सीधा मुझे वेलोसिटी मिल रहा है और वही मुझे फाइंड करना है। तो अगर इस केस में मैं एम्पलीट्यूड और ओमेगा क्या है वो मैं सोच लूँ तो मेरा काम आसान है। ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई टी। अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने कहा था t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, इफ यू रिमेंबर इट, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो इसके हिसाब से देखो तो 2 पाई बाई टी मैं करूँ तो 2 पाई बाई टी करूँ तो क्या बनेगा, अंडर रूट के बाय एम बनेगा। तो अंडर रूट के बाय एम पर के यहाँ पे दो स्प्रिंग के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यानी चलो मेरा ये ओमेगा फिक्स हो गया, ओमेगा आ गया अंडर रूट 2k बाय एम, ओमेगा मेरा फिक्स हो गया। तो मैं इसको कंपेयर करता, हाफ ऑफ कैंसिल करो, एम कैंसिल करो, रूट निकालो, ये ऐसा सोचो, या तो सीधा वेलोसिटी मेरे पास है, स्पीड निकालना है, ओमेगा मुझे रेडी मिल गया है। अब एम्पलीट्यूड के बारे में सोच लूँ और ये 2k बाय एम में मैं वो वैल्यू प्लेस कर दूँ तो मेरा काम आसान। अब एम्पलीट्यूड का एक और मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड का एक और मतलब होता है डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मास है, तो ऐसा कोई आइडिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं जोड़ूं डिस्टेंस के साथ जोड़ूं, या तो एक्सेलरेशन के साथ जोड़ूं, या वहाँ से एम्पलीट्यूड निकालो, ताकि यहाँ पे देखो ये भी, ये जो एम्पलीट्यूड है ना, वहाँ पे भी वो एक्सेलरेशन, यस एनीवन रिमेंबर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ कहते थे, याद हो तो, दिस इज एक्सेलरेशन फॉर्मूला, याद है ऐसा कुछ? तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर मैं निकालना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या हो सकता है? हेलो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सेलरेशन का क्या कोई रिलेशन बना सकते हैं? P by M, सॉरी, QE by M equals to acceleration. अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना उसमें Q लेना है, तो मैं QE by M कर दूँ, ओके। तो मैं उसका यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, QE by M एक्सेलरेशन बन गया, ओमेगा स्क्वायर और A मैं कर दूँ, वो एम्पलीट्यूड क्या बन गया, ओके, एम्पलीट्यूड बन जाता है QE by M और ओमेगा स्क्वायर। तो ये मैं बाद में लगाता हूँ, तो V इक्वल टू A एंड ओमेगा, एम्पलीट्यूड क्या बन गया, तो कि QE बाय M ओमेगा स्क्वायर, और एक ओमेगा तो था ही, ओमेगा ओमेगा कैंसिल करो। चलो अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करने से अपना आंसर क्लियर हो सकता है, QE बाय M हो गया। ओमेगा का वैल्यू, तो कि ओमेगा का वैल्यू है अंडर रूट 2k अंडर रूट M, अब नीचे भी m है, यहाँ अंडर रूट है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल करो और रूट इसको दे दो, तो QE बाय अंडर रूट 2k और m, QE और अंडर रूट 2mk, मतलब क्या, तो कि अगर मैं सही तरीके से ये दोनों चीज़ों को समझता तो मेरा काम आसान है, ओके। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका बताऊं, वेलोसिटी ए ओमेगा, एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए। अब ओमेगा स्क्वायर ए को मैं स्प्लिट करके लिख सकता था, ओमेगा इंटू ए इंटू ओमेगा, तो क्या, हाँ, ये ओमेगा की जगह पे वी लिख दो, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन और ओमेगा का एक रिलेशन, यानी ये जो मैंने लिखा ना, ऐसा ही एक रिलेशन मुझे मिल जाता, बाद में भी मैं वैल्यू प्लेस कर देता। तो उसका मतलब ये कि दो चीज़ों के बारे में स्ट्राइक होना चाहिए, एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कनेक्शन है, और ये ओमेगा का वैल्यू अंडर रूट 2k बाय m कैसे आता है वो पता चलना चाहिए। व्हेन वी हैव टू स्प्रिंग्स, और दो स्प्रिंग्स को जब हम कनेक्ट करते हैं कैसे,
क्योंकि दो स्प्रिंग के बीच में मास हो तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे होता है, बस वो पता तो आपका क्वेश्चन आसान। ओके, ये था 95 नंबर का। ठीक है, अब आता है 96। तो देखो 96 से वहाँ पे सिर्फ एक स्प्रिंग दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और यहाँ से मैं उसको थोड़ा सा कंपेयर करने का ट्राई करूँ ना, ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन है, तो देखो उसमें क्यू तो ऊपर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सी और डी ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्वेश्चन पढ़े बिना इतना तो मैं आइडिया लगा ही सकता हूँ। If a point mass m and charge q is connected with the massless spring of natural length L, initially spring is in its natural length. If a horizontal uniform electric field E is switched on, find a maximum separation between the point mass and the wall. तो यहाँ से इतना पता चलेगा कि सिर्फ L नहीं आएगा, यानी C ऑप्शन नहीं आएगा। A और B दोनों में L प्लस दिया है, यानी L प्लस तो आएगा ही आएगा। अब देखा जाए तो ए और बी ऑप्शंस में कहाँ कहाँ डिसिमिलरिटीज है, तो एक में है L प्लस टू के क्यू ई बाई के और एक में है L प्लस क्यू ई बाई के, तो डिफरेंस सिर्फ 2 का है। 2 आएगा या 2 नहीं आएगा, अगर वो मैं सोच पाया तो मेरा काम आसान। तो देखो डिस्प्लेसमेंट एक का इधर डिस्प्लेसमेंट करो, जितना डिस्प्लेसमेंट जो अपनी पोजीशन है ना वहाँ पे हम ऐसा कहते हैं, जितना डिस्प्लेसमेंट एक साइड होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट दूसरी साइड भी होता है। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है, इधर भी x इधर भी x, इसलिए आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसका जो टोटल रेंज है वो आ जाता है 2x, यानी f इज इक्वल्स टू जो सिर्फ kx कहते हैं ना, उसकी बजाय हमें कहना पड़ता है f इज इक्वल्स टू 2kx और f इज इक्वल्स टू q, यानी यहाँ पे 2 जो है उसका तो फंडा आएगा ही आएगा। बाकी का आप ऐसा हो तो वॉल्यूम 6 का हेल्प लीजिएगा, उसमें से वो पता चल जाएगा। इसका डाउट हो और वो अभी यहाँ पे हो तो स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि उसको एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे समझ में नहीं आया, तो मैं उसको और ज़्यादा बता सकता हूँ। बाकी आइडिया सिंपल, दोनों में एल आएगा ताकि ऊपर वाला क्वेश्चन समझा तो नीचे वाला क्वेश्चन अपने आप समझ में आएगा। कौन सा तरीका, तो कि यही क्यू ई बाई एम ऐसा ही कुछ पॉइंट बनेगा, तो क्यू ई आ गया न्यूमरेटर में से। ओके, नीचे यहाँ पे के दैट्स स्प्रिंग कांस्टेंट आ सकता है, वो कैसे आ सकता है, वो ऊपर वाले क्वेश्चन से आपको आइडिया है वो डेवलप हो जाना ही चाहिए और हो ही जाएगा। 97 जो है, 97 क्वेश्चन जैसे पढ़ते हैं ना तो एक छोटा सा पॉइंट स्ट्राइक करना चाहिए, और वो छोटा सा पॉइंट क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड, जैसे ही वो प्रोजेक्टेड वन सुना ना, फिर से दिमाग में क्या आइडिया आना चाहिए, व्हेन वी हर्ड द वर्ड प्रोजेक्टेड, यानी किसकी बात हो रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन का फिगर दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, अगर वो स्ट्राइक करेगा तो थोड़ा और काम आसान आपका हो सकता है। देखिए 10⁻⁷ उसका वेलोसिटी है, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अभी एक क्वेश्चन किया ना वैसा ही हुआ, डिस्टेंस फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, वेलोसिटी दिया है। वेलोसिटी और वर्क डन का क्या रिलेशन है, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, उसका मैं आइडिया डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वर्क डन का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, तो क्या हाफ mv²। वर्क डन का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, तो क्या वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट q इनटू v, v इज इक्वल्स टू e/d, ऐसा भी तो मैं कह सकता हूँ। तो f इज इक्वल्स टू qed, ऐसा मैं कह सकता हूँ, तो क्या हाँ। इज इक्वल टू मैं हाफ mv² कह सकता हूँ, तो क्या हाँ। फाइंड क्या करना है, तो क्या फाइंड करना है मैक्सिमम डिस्टेंस। चलो डी को सब्जेक्ट बना दूं मैं, तो हाफ mv² बाई QE। अब यहाँ पे आइडिया सिंपल इतना लगाना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो के पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो के पता है 2, तो के पता है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और वेलोसिटी जो है वो 10⁻⁷ दिया है। बट बी केयरफुल, यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। बस ये अगर हिंट स्ट्राइक हो जाए, प्रोजेक्टाइल याद हो, जिसने बनाया थीटा वो बनता है कॉस थीटा, ये बनता है साइन थीटा, तो जब मैक्सिमम की बात करते हैं तो वहाँ पे वेलोसिटी कौन सा होता है,
क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी कौन सा होता है, अगर वो समझ लो तो आपका काम आसान। ओके, तो वहाँ पे यही फॉर्मूला पर हाफ एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्यू ई वैल्यू प्लेस करो, आपको आंसर मिल जाएगा। बट ध्यान इस बात का रखना है, यहाँ सब कुछ है वो MKS में मिलेगा और आंसर आपको CGS में भी नहीं चाहिए, उससे भी छोटे वाले मतलब मिलीमीटर में आंसर चाहिए। ओके, तो दिस इज द सिंपलेस्ट फंडा, जहाँ वर्क डन को सोचो, काइनेटिक एनर्जी को इस वर्क डन के साथ कंपेयर करो और वहाँ से आंसर निकालो। ओके, देन आई एम श्योर कि आपका सॉल्यूशन इसमें हो जाएगा। अब बचता है 102 एंड देखो 102 है ना, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं वैसा क्वेश्चन। वो सस्पेंडेड वाला किस्सा याद हो तो, दो स्ट्रिंग मास स्पीयर, तो अगर वो वहां से डिस्प्लेस करेगा, ओके ये क्वेश्चन है ना 102 वाला, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। tan थीटा आएगा, इतना अपने को पता ही है। कैसे tan थीटा आता है बस वो पता चलना चाहिए, ताकि देखो सब में tan इनवर्स तो है ही, जीरो तो नहीं आएगा। तो अगर आपको याद हो तो, अरे अगर आपको याद हो तो यहाँ पे एक बनता है t cos थीटा, यहाँ बनता है t sin थीटा, ये बनता है f इज इक्वल्स टू क्यू ई और नीचे बनता है mg। याद है ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? दो स्ट्रिंग स्पीयर, उसके बीच में लगता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं। इसके हिसाब से साइन बाय कॉस टेन थीटा आ गया, यानी क्यू ई बाय एम जी, तो क्यू आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट क्या बनता है, तो कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और एम जी। लो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो क्यू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी, यानी ये ऑप्शन है वो आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर, उसका आंसर भी क्लियर। और अब आता है 109। 109 जो है, अगेन जो अभी सोचा था ना हमने, ऐसा ही यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। 2 पॉइंट चार्जेस इस ऑफ चार्ज प्लस क्यू, दोनों प्लस क्यू चार्ज है, रखा है प्लस ए और माइनस ए पे, मतलब डिस्टेंसेस प्लस माइनस है, चार्ज तो सेम ही है, मतलब ये डाइपोल नहीं है। अनदर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस एट द ओरिजिन, मतलब अभी जो एक सिचुएशन इक्वेशन में देखा था ना, क्यू क्यू और यहाँ पे भी क्यू है, चार्ज क्यू इज एट द ओरिजिन इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम में है तो बीच वाला चार्ज लेफ्ट साइड जाएगा तो फिर से रिपल होके आएगा, इधर जाएगा तो फिर से रिपल होके आएगा। सेंटर पे इफ यू रिमेंबर इट, हमने जो डिस्कस किया था कि 1 2 3 याद हो तो, जो पहला क्वेश्चन हमारा डिस्कशन का था, वो फोर्सेस लगेंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी वहाँ पे सेंटर पे तो वो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में, इसलिए वहाँ पे फोर्स जो है वो मिनिमम लगेगा। तो देखो 4 ऑप्शन है, दो मैक्सिमम फोर्स वाले, दो मिनिमम फोर्स वाले, तो यानी मिनिमम फोर्स वाला रहेगा, मैक्सिमम वाला निकल जाएगा, मतलब ए और सी कैंसल, बचा बी और डी मिनिमम फोर्स। अब सिचुएशन किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, ए क्यू स्क्वायर बाय आर। तो दोनों से डिस्टेंस कैसा रहेगा, क्योंकि दोनों से डिस्टेंस भी सेम रहेगा, तो डिस्टेंस सेम रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी इक्वल रहेगा, मतलब वो वहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे ही रहेगा। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ऐसा बनता है कि मिनिमम फोर्स और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ही यहाँ पे रहेगा। ओके चलो, तो इसके हिसाब से ओके आज के लिए, आज का डेट कौन सा है भाई, 7 अगस्त। ओके तो चलो, हमने जो लास्ट टाइम होमवर्क दिया था उसमें से 121 से आई थिंक मैंने होमवर्क दिया था, तो चलो 121 से लेकर 130 के बीच के डाउट्स। वन 121 टू 130। नो सर। ओके 31 टू 40, मतलब 131 से 40। ओके 141 से 150। 145। ओके 145, एक सेकेंड हाँ,
134। सिद्धार्थ, ऐसा हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, ताकि आप यहाँ बोल नहीं सकते हैं तो ये बात हम तो आगे बढ़ते जाएंगे। 145। चलो सर 139 भी है। देखो, जिसका माइक नहीं चल रहा है या तो जो माइक में नहीं बोल सकता है ना, मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों को पैरेलल मैनेज नहीं कर सकता हूँ। तो आप चैट में लिखने की बजाय या तो आप बोलिए जब मैं आपको टाइम देता हूँ, या तो आप अपने डाउट्स हमारा जो ग्रुप है JEE का उसके अंदर लिख दीजिए, सो दैट इज़ बेटर फॉर अस। ओके, यहाँ पे यूनिट 1 का ही डिस्कशन चल रहा है, तो यूनिट 1 के अंदर 134, 145। यस ऋषि, कौन सा और? माइक ऑन रखे ना सब लोग। 139। 139। चलो अप टू 150 में और कोई? सर और डाउट है सर। बोलो। 143 और 147। 143 और 147। 147। ओके, चलो आफ्टर 150 एंड 170 के बीच में, और 150, 160। 159. 153। 1 बाय 1, 151 से लेकर 151 से 160 के बीच में। चलो 15, 159. 153, 15, 153। 159, 157, 157, 155, 155। चलो 61 से लेकर 70, 162, 162, 165, 161, 167, 164, ओके 71 से 80, 171. 173, 79, 170. 178, ओके 180 to 90, 80, 81 कौन सा? 180, और 181. सर 80, 81 में फिगर नहीं है शायद से, हाँ 80 जो है उसको कैंसिल कर देना है। और 81 में भी फिगर नहीं है। हाँ हाँ, उसमें मैं डिस्कस कर लूँगा, उसका एक फिगर बना सकते हैं, ऐसा है। ओके सर। चलो उसके बाद अप टू 185 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 19। चलो ठीक है। और आपका होमवर्क जो है वो रहेगा नेक्स्ट यूनिट जो है आपका होमवर्क रहेगा यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 70। ठीक है, दैट्स ऑन 7th। आई होप इट्स क्लियर। ओके, आई इंसिस्ट आपको भी, ये सभी लोगों को ये डाउट्स पता होने चाहिए, ताकि अपने डाउट्स ही सिर्फ हो ऐसा नहीं है, अलग लोगों के क्या डाउट्स है वो भी अपने को पता चलने चाहिए, तो वो क्वेश्चंस को आपको फिर से देख लेना चाहिए। ठीक है, और जिस किसी के डाउट हो वो ग्रुप में शेयर कर सकता है। चलो आई थिंक तो सभी आ चुके होंगे। ओके, एक काम करिएगा ना, दोनों ग्रुप में से आप एक काम करिएगा, सिद्धार्थ आप इसका एक फ़ोटो खींच लीजिए, और ऋषि आप इसका एक फ़ोटो खींच लीजिए। दोनों ही एक मतलब एक सैटेलाइट ब्रांच का है और एक धरणीधर ब्रांच का है। तो हमारा जो सैटेलाइट और धरणीधर का ग्रुप है उसके अंदर दोनों एक ये फ़ोटो लिख दीजिएगा, तो होमवर्क भी उसको मिल जाएगा और डाउट्स भी उसको मिल जाएंगे। क्लियर? ऋषि, सिद्धार्थ, हेलो हेलो। Sir, हाँ, ऋषि चला गया क्या? शू सर आप ले लीजिए सर। हाँ, आपने लिया स्क्रीनशॉट? यस सर ले लिया। ओके, तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। यस बंसरी।
कुछ नहीं सर, आप हेलो बोल रहे थे ना इसलिए सर। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।